मन चाहे। और ये है इस कहानी का 7वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद सारिका की तबीयत खराब रहने लगी थी। वह बहुत घबराई सी रहती थी, कमजोरी महसूस करती थी। उस दुर्घटना के बाद सारिका शहर के माने हुए मनोचिकित्सक डॉक्टर मोटवानी से इलाज करा रही थी। पर जब वह पहले से अच्छा महसूस करने लगी तो उसने उनके पास जाना बंद कर दिया था। इधर कई महीनों से उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन की घटना के बाद चेतन परेशान हो गया। उसने डॉक्टर मोटवानी से मिलने का समय ले लिया। डॉक्टर मोटवानी ने सारी बात बहुत ध्यान से सुनी। कुछ देर तक वह उन सारी घटनाओं पर विचार करते रहे। फिर उठकर सारिका के पास आए। सारिका, तुम अभी भी अपने उस दुख से बाहर नहीं आई हो। ये सब उसी के कारण है। नहीं डॉक्टर, मैं सही कह रही हूँ। मैंने उस लड़की का रोना सुना है। मैंने मेन डोर भी बंद किया था। सारिका, तुम एक बड़े हादसे से गुजरी हो। तुमने अपना बच्चा खो दिया है। बड़ी कोशिश के बाद तुम्हारी जान बचाई जा सकी। उस हादसे का गहरा असर हुआ है तुम पर। डॉक्टर मोटवानी वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। किसी भी माँ की तरह तुम्हारा भी गर्भ में पल रहे अपने बच्चे से एक भावनात्मक रिश्ता बन गया था। तुम एक बेटी चाहती थी। अपनी होने वाली बच्ची को लेकर तुम्हारे मन में कई सपने होंगे, पर उस दुर्घटना में तुम्हारा बच्चा मारा गया। तुमने बच्ची को लेकर जो सपना देखा था वह पूरा नहीं हो सका। तुम्हारी उस अजन्मी बच्ची का ही रोना तुम सुनती हो। पर डॉक्टर, मैंने सपने में जो लड़की देखी थी वह कोई बच्ची नहीं बल्कि जवान लड़की थी। सारिका, हमारा मन किस चीज को इस रूप में हमारे सामने पेश करे कहा नहीं जा सकता है। तुमने सोचा होगा कि एक दिन वह बड़ी होगी, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी, पर ऐसा नहीं हो सका। इसलिए तुम्हारे सपने में एक जवान लड़की आती है। डॉक्टर मोटवानी ने चेतन की तरफ देखकर कहा, यह जरूरी है कि सारिका का मन दूसरी तरफ लगे। इसलिए अगर यह अपने काम पर वापस जाना चाहती है तो जाने दो। और हाँ, अब हमें समय समय पर सेशंस करने होंगे। जी डॉक्टर, अब कोई लापरवाही नहीं होगी। डॉक्टर मोटवानी ने कुछ दवाई भी लेने को कहा। अगले सेशन की तारीख लेकर सारिका और चेतन लौट आए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं शिवांक और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम तो मन चाहे। और ये है इस कहानी का 8वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चेतन को प्रमोशन मिला था। अब अक्सर ही उसे घर आने में देर होती थी। सुशीला का अपना परिवार था, वह उनके साथ नहीं रह सकती थी। ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सारिका के साथ रह सके, उसकी देखभाल कर सके। कुछ दिनों तक तो चेतन की दीदी नंदिनी ने उनकी मदद की, पर अधिक दिन ऐसा नहीं चल सकता था। चेतन एक ऐसी महिला की तलाश में था जो उनके साथ रहकर सारिका का ख्याल रख सके। उसने एक एजेंसी में संपर्क किया। उन लोगों ने मारिया गोम्स नाम की एक महिला को उनके घर काम पर रख दिया। मारिया 47 साल की एक तलाकशुदा औरत थी। उसकी एक बेटी थी जो दुबई के एक अस्पताल में नर्स थी। मारिया ने आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ली। मारिया बहुत अच्छी तरह से सारिका की देखभाल करती थी, उसे समय पर दवाएं देती थी, कोशिश करती थी कि सारिका का मन बहला रहे। सारिका के लिए वह एक बड़ी बहन की तरह हो गई थी। सारिका अब अच्छा महसूस करती थी, लेकिन दोबारा काम पर जा सके इसके लिए अभी और समय की आवश्यकता थी। उस दिन के बाद उसे वह सपना नहीं आया था। चेतन खुश था कि डॉक्टर मोटवानी के साथ सारिका के सेशंस काम कर रहे हैं। चेतन चाहता था कि घर का माहौल बदले। उसके साथी भी प्रमोशन की पार्टी मांग रहे थे। चेतन को लगा कि ये ठीक रहेगा। पार्टी में सारिका अपने दोस्तों से मिलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। पार्टी में सारिका बहुत खुश थी। सबके पास जाकर उनसे बातचीत कर रही थी। इस बात का ख्याल रख रही थी कि किसी को भी कुछ चाहिए तो नहीं। उसे खुश देखकर चेतन भी बहुत खुश था। सारिका के पुराने ऑफिस में काम करने वाले कुछ मित्र भी आए थे। इनमें रमिता सारिका के सबसे नजदीक थी। सबसे मिलने के बाद सारिका उसके पास बैठकर बातें करने लगी। रमिता ने उससे कहा, हम सब तुम्हारे काम पर लौटने की राह देख रहे हैं। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। मैं भी जल्द से जल्द तुम लोगों के साथ फिर से काम करना चाहती हूँ। तो फिर जल्दी से आ जाओ। हाँ, जल्दी ही आऊंगी। तुम बताओ, तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच सब ठीक चल रहा है? उसका सवाल सुनकर रमिता कुछ सोच में पड़ गई। मेरे और सिद्धार्थ के बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। रमिता की बात सुनकर सारिका को धक्का लगा। उसने रमिता और सिद्धार्थ के बीच अनबन के बारे में सुना था, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारिका को परेशान देखकर रमिता ने कहा, कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता।
हमारे बीच भी ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो गई थी। हमारा अलग हो जाना ही एकमात्र रास्ता था। यह बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ। सारिका, तुम परेशान मत हो, मैं पहले से अधिक खुश हूं। सिद्धार्थ भी खुश है, अपने अंकल के होटल में काम कर रहा है। सच? हाँ, हर किसी की किस्मत हम सफर के मामले में तुम्हारी तरह अच्छी नहीं होती। रमिता की बात सुनकर सारिका ने चेतन की तरफ देखा। वह अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने मन ही मन में सोचा कि वह कितनी भाग्यवान है कि उसे चेतन जैसा जीवन साथी मिला है। रमिता ने बात का रुख बदलते हुए कहा, घर तो तुमने सचमुच बहुत शानदार लिया है। थैंक यू, पर अभी इसका इंटीरियर अपने हिसाब से कराना है, पर मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से हो नहीं पा रहा है। तभी मारिया ने आकर सूचना दी कि डिनर लग चुका है। सारिका ने सभी से डिनर की गुजारिश की। सभी को डिनर बहुत पसंद आया। सारे मेहमानों के जाने के बाद सारिका और चेतन बहुत खुश थे। आज घर का माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते नमस्कार, मैं हूं एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मोटवानी के साथ सेशंस के कारण सारिका की सेहत में बहुत सुधार हुआ था। उसे वह सपना भी दोबारा नहीं आया था। सारिका को भी लगने लगा था कि वह सब उसके बच्चे को ना रहने से उपजे दुख का ही असर था। डॉक्टर मोटवानी के पास अब वह हर 10 दिन में जाती थी। उन्होंने कई बार ऐसे उपाय बताए जिससे वह अपने आप को खुश व शांत रख सकती थी। वैसे उसके स्वस्थ होने में मारिया का भी सहयोग था। उसने अपने बॉस से इच्छा जताई थी कि वह दोबारा ऑफिस आना चाहती है। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया था। कल से ही सारिका को अपने काम पर जाना था। वह अपने कमरे में इसी की तैयारी कर रही थी। उसने कल पहनकर जाने के लिए एक साड़ी निकाली। पीच कलर की यह शिफॉन साड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसके बाद उसने साड़ी के साथ ले जाने के लिए हैंडबैग निकाला। ये हैंडबैग उसे चेतन ने गिफ्ट किया था। सारी तैयारी करने के बाद वह चेतन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। वह बहुत खुश थी। एक अरसे के बाद वह काम पर जाने वाली थी। वह ऑफिस के माहौल के बारे में सोचने लगी। वह एक विज्ञापन एजेंसी में कॉपीराइटर का काम करती थी। सभी एक टीम की तरह काम करते थे। काम के समय सभी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। फुर्सत में सभी कलीग्स आपस में हंसी मजाक करते थे। उन दिनों को याद करके उसके मन में एक हक सी उठी। उस हादसे ने उससे उसके बच्चे के साथ साथ बहुत कुछ छीना था। 9 बज गए थे। मारिया ने आकर डिनर के बारे में पूछा। सारिका ने उससे कहा कि वह खा ले, वह चेतन का इंतजार करेगी। अभी चेतन के लौटने में समय था। सारिका के मन में कुछ पंक्तियां उभरी थी जिन्हें वह लिखना चाहती थी। वह अपनी नोटबुक ढूंढने लगी, लेकिन नोटबुक नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि शाम को वह झूले पर बैठकर लिख रही थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर गई, लाइट जलाई, झूले के पास पहुंची तो नोटबुक वहीं थी। नोटबुक लेकर वह जैसे ही पलटी तो उसे लगा जैसे कि किसी ने झूले को हिलाया हो। वह घबरा गई। डरते हुए उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। वो दोबारा भीतर आने के लिए पलटी तो उसे जोर से चू चू की आवाज आई। उसने जब झूले की तरफ देखा तो वह सचमुच हिल रहा था, जैसे कोई उस पर बैठकर झूले को हिला रहा हो। सारिका भय से जड़ हो गई। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। नोटबुक उसके हाथ से छूटकर गिर गई। उसके बाद अचानक ही झूले का हिलना बंद हो गया। सारिका डर कर कांप रही थी, पर उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और मारिया मारिया चिल्लाते हुए अंदर भागी। मारिया अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी। सारिका की चीख सुनकर फौरन उसके कमरे की तरफ भागी। जब मारिया वहां पहुंची तो सारिका फर्श पर बैठी कांप रही थी। क्या हुआ मैम? मारिया ने घबरा कर पूछा। सारिका ने हकलाते हुए कहा, वो वहां झूले के पास कोई है। मारिया ने बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं है मैम। है, झूला अपने आप हिल रहा था, फिर अपने आप रुक गया। मारिया ने उसे फर्श से उठाते हुए कहा, चलिए आप बेड पर बैठ जाइए, मैं देखती हूँ। उसने सहारा देकर सारिका को उठाया और बेड पर बिठा दिया। आप घबराइए नहीं, मैं देखती हूँ। मारिया ने बेडरूम की खिड़की का पर्दा हटा दिया। बेड से झूला दिखाई दे रहा था। मारिया बाहर झूले के पास गई। कुछ क्षण उस पर बैठी। सब कुछ ठीक था। सारिका सब देख रही थी। करीब 5 मिनट ठहरकर मारिया भीतर आ गई। वह नोटबुक भी उठा लाई थी। नोटबुक सारिका को देते हुए बोली, आपने देखा मैम, मैं झूले पर बैठी पर कुछ नहीं हुआ, वहां कोई नहीं है।
सारिका असमंजस में थी कि ऐसा कैसे हुआ। उसने खुद झूले को अपने आप हिलते देखा था। उसकी मनोदशा को समझकर मारिया ने तसल्ली दी। आप आराम करिए, मैं यही हूँ। मारिया ने खिड़की का पर्दा खींच दिया, बाहर की लाइट बुझाकर दरवाजा बंद कर दिया। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गई। सारिका अभी भी पशोपश में थी। अपना मन बहलाने के लिए वह अपनी नोटबुक में से अपनी एक कविता को पढ़ने लगी। पढ़ते हुए अचानक उसे लगा जैसे उसके लिखे शब्द गायब हो गए। उनकी जगह पर खून की तरह लाल स्याही से लिखे शब्द उभरने लगे। मैं भटक रही हूं, मेरी मदद करो। उन्हें पढ़ते ही सारिका ने नोटबुक फेंक दी। वह डर कर चिल्लाने लगी। मारिया को कुर्सी पर बैठे बैठे झपकी लग गई थी। सारिका की चीख से हड़बड़ाकर वह उठ गई। उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ मैम, आप डर क्यों रही हैं? यहाँ कोई नहीं है। सारिका ने नोटबुक की तरफ इशारा कर कहा, उसमें खून से लिखा हुआ है। मारिया ने नोटबुक उठाई। उसके पन्ने उलट पलट कर देखा। सब सामान्य था। सारिका की लिखी कविताओं के अलावा कुछ नहीं था। मैम, सब ठीक तो है, सब कुछ तो आपका लिखा हुआ है, खून से कुछ भी नहीं लिखा है। उसने सारिका के सामने एक एक पन्ना खोल कर दिखाया। सारिका एक बार फिर हैरान थी। तभी कॉल बेल बजी। मारिया ने दरवाजा खोला। चेतन ऑफिस से लौटा था। जब वह बेडरूम में आया तो सारिका की हालत देखकर परेशान हो गया। मारिया ने उसे सारी बात बताई। चेतन बहुत दुखी था। उसे लगने लगा था कि सारिका अब पूरी तरह ठीक हो गई है। सारिका कल से ऑफिस जाने वाली है। यह सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश था। जिंदगी एक अरसे के बाद फिर पटरी पर आ रही थी। लेकिन अचानक वह सब फिर शुरू हो गया था। मारिया ने उससे कहा कि वह डिनर कर ले, पर उसकी भूख मर चुकी थी। वह सारिका के पास बैठा उसका माथा सहला रहा था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगले नमस्कार, मैं हूं और ये है इस कहानी का 10वां एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारिका ने अभी नई नई नौकरी शुरू की थी, पर उसके मम्मी पापा उस पर शादी के लिए जोर डाल रहे थे। लेकिन सारिका अभी कम से कम 2 साल इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। सबसे अधिक जल्दी उसकी मम्मी को थी। उसका कारण था कि उनकी एक सहेली ने उन्हें एक रिश्ता सुझाया था। किसी फंक्शन में उन्होंने लड़के को भी देखा था। बस तब से उन्हें लगने लगा कि यह रिश्ता सारिका के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए वह उठते बैठते सारिका के पीछे पड़ी रहती थी। सारिका कुछ ही देर पहले ऑफिस से लौटी थी। फ्रेश होकर वह सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। तभी उसकी मम्मी चाय लेकर आई। साथ में समोसे भी थे। समोसा देखते ही सारिका चहक उठी। वाओ मम्मी, लव यू। उसने समोसा उठाकर खाना शुरू कर दिया। बहुत टेस्टी है, आपने बनाए? उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर सहमति दी। आपके हाथ में सचमुच जादू है। सारिका ने एक समोसा खत्म किया और दूसरा उठा लिया। उसके अच्छे मूड को देखकर उसकी मम्मी ने हिम्मत कर बात चलाई। तो क्या सोचा तूने? वह सचमुच बहुत अच्छा लड़का है। उनकी बात सुनकर सारिका का मूड खराब हो गया। उसने समोसा वापस प्लेट में रख दिया। तो ये सब सिर्फ मुझसे शादी के लिए हाँ कराने के लिए था? वह उठी और अपने कमरे में चली गई। 2 दिनों तक वह अपनी मम्मी से नाराज रही। ना कुछ बोलती थी और ना ही ठीक से कुछ खाती थी। तीसरे दिन संडे था। वह अपने पापा के साथ बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी उसकी मम्मी उसके मनपसंद पकौड़े लेकर आई। पकौड़े देखते ही सारिका उठकर वहां से जाने लगी। कहाँ चल दी? चुपचाप बैठकर पकौड़े खा। उसकी मम्मी ने डांट लगाई। मुझे नहीं खाने हैं, क्योंकि मुझे शादी के लिए हाँ नहीं करनी। यह बात उसकी मम्मी को बुरी लगी। हाँ, बचपन से मैंने तुझे तेरी मनपसंद चीजें इसीलिए तो खिलाई हैं, ताकि तुझे शादी के लिए हाँ करवा सकूं। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी को रोता देखकर सारिका भी ढीली पड़ गई। उसके पापा ने उसे बैठने का इशारा किया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, कहीं मनीषा की तरह। सारिका ने अपने मम्मी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मम्मी, ये जरूरी तो नहीं कि जो मनीषा के साथ हुआ वह सबके साथ हो। फिर मैं तो मानती हूँ कि जो भी हुआ उसमें उसकी भी गलती थी। उसने अपनी मम्मी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बट आई एम सॉरी। सारिका ने एक पकौड़ा उठाया। उसका एक टुकड़ा खाकर बोली, यम्मी। उसने दूसरा टुकड़ा अपनी मम्मी के मुंह में डाल दिया। वह मुस्कुरा दी। सारिका ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। अच्छा, अब छोड़ दे, मैं और पकौड़े लेकर आती हूँ। अपनी पत्नी के जाने के बाद सारिका के पापा बोले, बेटा, वैसे मम्मी की बात मानने में हर्ज क्या है? शादी तो करनी है। मुझे भी वो लड़का बहुत अच्छा लगा। एक बड़ी कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट में है, मेहनती है, माता पिता नहीं है,
अपने चाचा के साथ रहता है। मैं तो कहूंगा कि तुम एक बार मिल लो। अपने पापा की बात सुनकर सारिका गंभीर हो गई। पापा, ये सही है कि मुझे शादी करनी है। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि इसमें फैसला आप लोगों का होगा। मैं तो बस थोड़ा समय चाहती हूँ ताकि कुछ दिन अपने हिसाब से जी सकूं। उसकी बात सुनकर उसके पापा ने कहा, बेटा, हम भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, जैसा तुम चाहो। अपने पापा की बात सुनकर सारिका आश्वस्त हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगले एपिसोड में। आप सुनते रहें कुकू एफ। उसकी भी गलती थी। उसने अपनी मम्मी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, बट आई एम सॉरी। सारिका ने एक पकौड़ा उठाया, उसका एक टुकड़ा खाकर बोली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी को रोता देखकर सारिका भी ढीली पड़ गई। उसके पापा ने तो उसे दोस्तों, बैठने का इशारा ये किया। था हॉन्टेड तो बस हाउस यही के चाहते कि तेरी अच्छी हॉन्टेड तरह हाउस का शादी ये हो जाए। दूसरा एपिसोड कहीं था मनीषा की और तरह आप लोगों को आई सारिका होप ने अपने ये मम्मी के कंधे पर हाथ हॉन्टेड रखा। हाउस का दूसरा एपिसोड मम्मी, बहुत अच्छा लगा हो जरूरी तो नहीं और कि जो अगर मनीषा अच्छा के साथ लगा हो हुआ तो सबके प्लीज़ साथ हो। चैनल को लेकिन मैं तो सब्सक्राइब मानती कर दें, हूँ, लाइक जो करें, भी हुआ, शेयर करें उसने उसकी भी और गलती थी। बताएं उसने अगर अपनी आप मम्मी के ज़्यादा हाथ इसको पकड़ शेयर कर लाइक but करेंगे I'm तो इसका sorry, तीसरा एपिसोड सारिका ने मैं लेके एक आऊँगा। पकौड़ा तब उठाया। तक के लिए उसका धन्यवाद। टुकड़ा खाकर बोली, यम्मी। उसने दूसरा टुकड़ा अपनी मम्मी के मुंह में डाल दिया। वह मुस्कुरा